अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम है फराज अली खान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। हम पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और दुनिया भर में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी बिलखसूस और बाकी भी दुनिया के शहरी इंडिया की गवर्नमेंट को, ख़ासकर मोदी को बार बार हम ये याद कराते हैं, उनके ऊपर बावर कराते हैं कि कश्मीरियों को हम भूले नहीं हैं। हम अभी भी कश्मीरियों के साथ हैं। हम और पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत कश्मीरियों के मसलों को समझती है और उनके साथ खड़ी है। उनका जो पैक्ट है उनके साथ, वो टूटा नहीं है। 5 फरवरी के दिन को बहुत जोश व खरोश से बनाया जाता है और उसके लिए हम लोगों ने आज जिस शख्सियत को दावत दी है, आप एक वेटरन डिप्लोमेट हैं, आप ब्यूरोक्रेट हैं, मंझे हुए, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म्स पे आपने पाकिस्तान और बिलखसूस कश्मीर के मुकदमे को बड़े ज़बरदस्त तरीके से लड़ा। और अगर हम बात करें, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि कश्मीर को जो एक इंटरनेशनल मीडिया पे एक फेस चाहिए था, उसके मुकदमे को लड़ने के लिए काफ़ी अरसे बाद वो एक पर्सनालिटी और एक फेस कश्मीर को मिल गया। और हमने रिसेंट टाइम्स में ये भी देखा कि टीआरटी, ए न्यूज़ और बहुत बड़े बड़े जो मीडिया आउटलेट्स हैं, उधर भी इनकी अपीयरेंसेस और जो इनके इंटरव्यूज़ थे, उन्होंने एक वाइब्रेशन और एक वाइब्रेंट सा कश्मीर इशू जो था उसको दोबारा वाइब्रेंट कर दिया पूरे इंटरनेशनल मीडिया में। और रिकग्निशन इंटरनेशनली विद प्रेजेंस, हिज प्रेजेंस थोड़ा ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से अब हो रही है। विद समथिंग दैट वाज मिसिंग, ही हैज़ कंप्लीटेड दैट। तो आज हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं सरदार मसूद खान साहब। आप प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर हैं, इसके साथ साथ डिप्लोमेट, वेटरन, ब्यूरोक्रेट एंड यू हैव बीन सर्विंग एट हाईएस्ट लेवल्स। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने टाइम निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा आपसे बात करके बेहद खुशी होती है और ATV पे अपीयर होना मेरे लिए जो है बाइस फ़ख्र है। सबसे पहले to start with, we've seen a lot of media appearances internationally. This was something जो experts कहते हैं मिस कर रहा था कश्मीर। उसके कॉज को कोई भी एक अच्छी आवाज़ मीडिया के अंदर, ख़ास करके इंटरनेशनल मीडिया में, उस तरह नहीं मिल रही थी। तो वी वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, आई पर्सनली वांटेड टू कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू एज वेल कि आपने कश्मीर के कॉज को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया। और वो जो एक इंटरनेशनल व्यूअरशिप है, अब उसने भी सुनना शुरू कर दिया कश्मीर के मसले को और अल्टीमेटली दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने तारुफ़ी जुमलों में मेरा जिक्र किया और उसके बाद अभी जो आपने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि ये चैलेंज था और आज भी है कि हम जो है अहले पाकिस्तान और अहले जम्मू कश्मीर मुत्तफ़िक़ हैं कि हिंदुस्तान का जुल्म सितम ख़त्म होना चाहिए, सलामती काउंसिल की करारदादों के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, ये जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी की बेतवज्जोही है इसका ख़ात्मा होना चाहिए। लेकिन चैलेंज ये है कि हम कलामी करते हैं, या मतलब हम लोग तो पहले से मुत्तफ़िक़ हैं, बाकी दुनिया जो है वहाँ इर्तियाश नहीं पैदा होता। वहाँ अगर इर्तियाश पैदा हो रहा है या किसी किस्म की जो कश्मीरियों के लिए यकजहती का इजहार हो रहा है, तो ज़्यादातर जो है हमारी डायस्पोरा कम्युनिटी है जो पाकिस्तानी और कश्मीरी आबाद हैं, तो वो जो है इजहार यकजहती करते हैं और उसके लिए मुज़ाहरे करते हैं, मुज़ाकरे करते हैं, सारी दुनिया में करते हैं। ये जो यौम यकजहती कश्मीर है, इसका दिन अब एक बैनुल-अक़वामी दिन बन चुका है। यानी ये अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं बनाया, लेकिन ये कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने इसे एक बैनुल-अक़वामी दिन बना दिया, ख़ास तौर से जो डायस्पोरा कम्युनिटी के। और इसकी वजह से, ये यौम यकजहती कश्मीर की वजह से, तहरीक कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तहरीक बन चुकी है। तो मेरा भी ये मतमय नज़र था कि जाएँ, मसलन वहाँ जो जामियात हैं, बाकी दुनिया में जामियात हैं, थिंक टैंक्स हैं, उसके अलावा जो पार्लियामेंट्स हैं या जो बार्स हैं या प्रेस क्लब्स हैं, वहाँ जाएं और वहाँ कश्मीरियों का मुकदमा पेश करें, वहाँ कश्मीरियों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उससे लोगों को आगाह करें, ये उन्हें बताएं कि कैसे जेनोसाइड हो रहा है। जेनोसाइड सिर्फ जो है रवांडा और बुरुंडी में नहीं हुआ था, या जो है वो बल्कान का जो इलाका था उसमें नहीं हुआ था, या हिटलर के जो हमसाए थे ममालिक उसमें, या ख़ुद हिटलर के जो नाज़ी जर्मनी थी उसमें नहीं हुआ था, बल्कि इस वक्त कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर इस वक्त जल रहा है, कश्मीर तबाह हो रहा है। तो
जो भी इस किस्म के फस्ताई इक़दामात हैं, बेशक वो नरेंद्र मोदी कर रहा हो या भारतीय जनता पार्टी कर रही हो या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कर रही हो, इसके नताइज बिलाखिर पूरी दुनिया को भुगतने होते हैं। ये नहीं है कि ये जो है वो कश्मीरियों को इस तरीके से बांध के महसूर करके उनको मार रहे हैं। तो ये सिर्फ जो है कश्मीरियों का मसला है या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मसला है, ये एक इंसानी मसला है, ये एक आलमगीर मसला है। तो उसके लिए बाहर जाना बेहद ज़रूरी है। कोविड-19 के बाद जो है हमारा सफ़र बहुत कम हुआ और उसका हमने ये सद्देबाब किया कि ज़ूम के ज़रिए हमने जो मैं अब लगभग जो है 75 से ज़्यादा जो वेबिनार्स हैं, इंटरनेशनल वेबिनार्स, उसमें शिरकत कर चुका हूँ। और जब वहाँ हम वेबिनार्स करते हैं तो वो सिर्फ ये है कि हमारे लोग नहीं होते, मतलब बरतानवी पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं, उसके बाद जो है वहाँ के थिंक टैंक्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सिर्फ हमारी डायस्पोरा कम्युनिटी के नहीं, वहाँ के जो लोकल MPs हैं या उसके अलावा जो उनके ओपिनियन लीडर्स हैं, उन सब से हमने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा है। क्योंकि हिंदुस्तान जो है इस कोविड-19 के पर्दे में अपने मज़मूम तरीन जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है, और वो है कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की आबादी को तब्दील करना, यानी उसकी आबादी के तनासब को तब्दील करना, मुसलमानों की तादाद को एक मुतनासिब अंदाज से घटाना और बाहर से हिंदू ला के वहाँ आबाद करना, ये संगीन तरीन जुर्म है, ये नस्ल कुशी है। तो इसके लिए हमने एक मुहिम चलाई है, किसी हद तक कामयाब है, लेकिन हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। लेट्स गो बैक, थोड़ा सा हम रिविज़िट करते हैं। PM इमरान खान साहब ने विज़िट किया वाशिंगटन का, वहाँ पे ही मेट डोनाल्ड ट्रंप, और एक उस विज़िट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी कश्मीर का मसला जो है आई एम विलिंग कि मैं इसको हल कराऊँ। वो जो एक इंडियन नैरेटिव था नरेंद्र मोदी साहब का कि ये एक बायलैटरल इशू है, हमारा आपस का मसला है, ये इंडिया का प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिकली एकदम से इंटरनेशनल या ग्लोबल मसले के तौर पे सामने निकल कर आया। तो डू यू थिंक दैट इज़ द रीज़न? एक तो नंबर वन, जो PM इमरान खान साहब का एक विज़िट था वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर गया कश्मीर को ग्लोबल इशू के तौर पे सामने लाने के लिए, जब ट्रंप साहब ने इसका जिक्र किया। एंड इवेंचुअली वो जो एक ट्रंप साहब का बयान था, उसकी वजह से इंडिया ने और BJP ने घबरा के और जल्दी से इसको एनेक्स कर लिया कि ये तो इंटरनेशनल इशू बन रहा है, तो लेट्स जस्ट मेक इट आवर ओन लैंड। तो डू यू थिंक दैट इज़ द कैटलिस्ट? उधर से कुछ काम ख़राब हुआ और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कश्मीरियों के लिए? दो नुकात आपने उठाए, एक हिंदुस्तान का बयानिया, हिंदुस्तान का ये बयानिया कि दो तरफ़ा मामला है, ये एक तरफ़ा मामला है, ये अंदरूनी मामला है, ये मुस्तरद हो चुका है। यानी सदर ट्रंप ने भी मुस्तरद किया, यानी अपने जो उन्होंने पेशकश की थी उससे, लेकिन दूसरी ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है उसे मुस्तरद कर चुकी है। हाउस ऑफ कॉमन्स में क्यों डिबेट होती है? अगर कश्मीर के ऊपर मुबासा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसलिए कि एक बैनुल-अक़वामी मसला है। या अगर ये मसला जो है सलामती काउंसिल में पेश हुआ और वहाँ जो है वहाँ इसके ऊपर बहस हुई, तो ये एक बैनुल-अक़वामी मसला है और सलामती काउंसिल के करारदादों के मुताबिक इसका हल होना चाहिए। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ, उनका बयानिया बार बार मुस्तरद हुआ है। अब जो अगर आप हाइंडसाइट में देखें तो जो सदर ट्रंप की पेशकश थी वो गैर संजीदा थी, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी का हवाला दिया कि उसने उन्हें कहा था कि आप इस किस्म की सालसी का किरदार अदा करें। तो बड़ी हैरत की बात थी, क्योंकि आम तौर पे एक जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है वो इस किस्म का काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर जो फ़र्ज़ की सदर ट्रंप थे, उनके हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुक़ात थे, पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुक़ात थे, और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उनका कोई इरादा नहीं था कि कश्मीरियों को भी इस किस्म के मुज़ाकराती अमल में या सालसी के अमल में बिठाएंगे। और दूसरा ये है कि जब हिंदुस्तान ने कहा कि उनका तो कोई ऐसा इरादा नहीं है, तो सदर ट्रंप ने अपना लब लहजा तब्दील कर लिया, बहुत ज़्यादा मोहतात बना लिया, और उसके बाद उन्होंने शर्तें लगाना शुरू कर दी कि हाँ मैं सालसी का किरदार अदा करूँगा अगर हिंदुस्तान भी तैयार हो जाए। और हिंदुस्तान ने तो अपने जराइम छिपाने, उसने तो अपना कब्ज़ा मुस्तकिल करना था, वो क्यों जो है सदर ट्रंप की बात मानता? वो तो कहता है कि अंदरूनी मामला है। अब आपका सवाल ये था कि क्या उसकी वजह से घबरा के हिंदुस्तान ने, जो सदर ट्रंप ने जो एक गैर संजीदा सी पेशकश की थी, उसकी वजह से घबरा के तो उसने 5 अगस्त 2019 के इक़दामात किए। मेरा ये ख्याल है कि जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले ये मनसूबाबंदी कर रहे थे। 2014 से 2019 तक उन्होंने तैयारी की
और उन्होंने, आपको याद होगा कि 2019 में जो इंतखाबात लड़े थे वो कश्मीरियों को मगलूब करने और उनके ऊपर जुल्म व सितम करने और जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म मज़ालिम की वजह से लड़े, क्योंकि उन्होंने हिंदू वोट को कंसोलिडेट किया। It was in their manifesto as well. जी, उनके मंशूर में भी शामिल था। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें इसके बारे में हतमी सबूत नहीं है कि उन्होंने फास्ट ट्रैक किया, लेकिन ये है कि उसके फ़ौरन बाद ये इक़दामात हुए, इसकी तैयारी वो कर चुके थे। तो उसमें यह है कि क्योंकि अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि ये क्या आपके लिए हैरत की बात थी कि ये इक़दामात हुए, तो ये हैरत की बात नहीं थी। इसके लिए बाकायदा जो कुछ आज हो रहा है इसकी तैयारी 2014-2015 में हो रही थी। सर, थोड़ा सा आपने जिक्र किया कश्मीरियों पे मुजालिम का, और इलेक्शंस को दोबारा जीता 2019 में बीजेपी ने, और बड़ी अच्छी मेजॉरिटी से दोबारा वो आए री इलेक्ट होके। अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक चैट ली कोई अर्नाब गोस्वामी साहब की, और उसमें उन्होंने कहा कि जो पुलवामा का अटैक था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो पाकिस्तान के साथ साथ अवाम भी हमारी और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इसको बार बार इंटरनेशनल फोरम पे उठाती रही कि इट्स अ फॉल्स फ्लैग, और ये इन्होंने अपने ही फ़ौजी मरवा के ख़ुद से एक ट्रैप क्रिएट किया है। जब हम देखते हैं अर्नाब गोस्वामी की चैट वो लीक होती है और उसके अंदर कोट अनकोट वो कहते हैं समथिंग बिग इन कश्मीर, समथिंग गुड फॉर द मैन इन ऑफिस, द बिग मैन इन ऑफिस, इट विल हेल्प हिम इन इलेक्शन। सवाल सिर्फ थोड़ा सा ये है सर कि वाई कश्मीर? आपने एक फॉल्स फ्लैग अगर करना है तो फॉल्स फ्लैग के लिए दिस ह्यूज प्लेस इन इंडिया, आप कहीं पे भी जाके कर सकते हैं, लेकिन ये कश्मीर को ही क्यों चुना गया? और कश्मीरियों को ही चुनने के बाद उनको एक दोबारा लेबल करना कि यही टेररिस्ट थे, यहीं से उठे हैं, दोबारा से आए, वाई दैट, वाई नॉट एनीवेयर एल्स? मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले भी ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में अगर कोई दहशतगर्द है तो वो हिंदुस्तानी काबिज़ अफ़वाज हैं और हिंदुस्तान के काबिज़ हुक्मरान हैं, और दिल्ली में जो हुक्मरान हैं वो वहाँ दहशतगर्दी करते हैं। उनका पूरे का पूरा एपरेटस है, 9 लाख फ़ौजी उन्होंने मुतय्यन किए हुए हैं। तो वहाँ उन्हें ये चाहिए, जवाज़ चाहिए, बुनियाद चाहिए, तो इसके लिए वो जो है ये इस किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं, जाली वाक़यात रुनुमा करते हैं, और ये ऐसे है जैसे वो फ़िल्मों में डायरेक्ट करके करते हैं, इस तरीके से बाकायदा उसकी तैयारी करते हैं, उसको कोरियोग्राफ करते हैं, और इस तरीके से जो है उसका जो है फिर जो है मुफादात हासिल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उनकी लुग़त में पाकिस्तान दुश्मन है, और जो कश्मीर के लोग हैं वो हिंदुस्तान के साथ नहीं हैं। उसने कब्ज़ा तो 1947 में कर लिया था, 7 दहाइयाँ गुजर गई हैं, और कौन सा हरबा उसने नहीं आजमाया कि कश्मीरियों को अपने साथ मिला ले, तो कोई भी हरबा उसका कामयाब नहीं हुआ। तो अब उसने ये किया है कि उसका ये जो चूरन जिसे कहते हैं आम ज़बान में, जो दहशतगर्दी का चूरन बड़ा चला है, इसका चलन हुआ है ख़ास तौर से 9/11 के बाद। 9/11 के बाद उसने दुनिया को धोखा दिया कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ यहाँ मकबूजा जम्मू कश्मीर, दहशतगर्दी से लड़ रहा हूँ। तो ये तो दहशतगर्दी थी नहीं। अव्वल मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ आज तक जो तहरीकें उभरी हैं वो मज़ाहमत की तहरीकें हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर है या तहरीक जो है तहरीक हक़ खुदरादियत है, उसमें दहशतगर्दी है ही नहीं। वो लोगों का अपना मादरे वतन है, उसकी वो हिफाजत करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें फ़ैसला करने दो। एक काबिज़ बाहर से एक गासिब आके कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए फ़ैसला करूँगा, ये ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इसलिए करते हैं ताकि ये दहशतगर्दी का जो बयानिया है ये दुनिया सुनती रहे। अब मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी जो कुछ अर्सा पहले कह रहा था कि जी आतंकवाद, कौन सा आतंकवाद का किस्सा हुआ? एक जो या वाक़या हुआ, जो आखिरी वाक़या हुआ जो पुलवामा का, वो तो इन्होंने ख़ुद करवाया। या उससे पहले आप कश्मीर में बता दीजिए कि कौन सा वाक़या हुआ। उन्होंने ये रटे रटाए जुमले जैश मोहम्मद, जमात उद दावा या लश्कर तैयबा, इसका नाम ले लेते हैं। और तो कहने का मतलब ये है कि हम हक़ पे हैं। असल अलमिया ये नहीं है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, क्योंकि ये जो वाशिंगटन में लोग बैठे हुए हैं, ब्रसल्स में या लंदन में बैठे हुए हैं, ये कोई बच्चे नहीं हैं। मतलब बड़ी बड़ी रियासतें चला रहे हैं, दुनिया की ताकतवर तरीन रियासतें चला रहे हैं। इन्हें पता है हिंदुस्तान क्या कर रहा है। जिस तरीके से उन्हें मालूम था
कि हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए बहुत ही मजमूम मंसूबे बना रहा था और उनके ऊपर अमल दरामद कर रहा था। उसी तरीके से उन्हें पता है कि कश्मीर में ये क्या कर रहे हैं और इसराइल की मदद से वहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सबको पता है। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ कितनी अनइंटेलिजेंट एजेंसीज़ होंगी अगर उनको ये भी ना हो कि भारत क्या कर रहा है और कौन से हरबे इस्तेमाल कर रहा है। असल अलमिया ये है कि वो भारत को जवाबदेह नहीं ठहरा रहे। That is due to the market that they have. Market and strategic interests. Correct. नाज़रीन, यहाँ पे हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक पे से वापस आके हम पूछेंगे सरदार मसूद खान साहब से ये जो इंडियन नैरेटिव एक नया हम देख रहे हैं मीडिया में बार बार कि सुरंगें हैं, सुरंगों को ढूंढा गया है। क्या ये वाकई में वहाँ पे सुरंगें बनाना उन टेरेन्स में, उन माउंटेन्स में जहाँ पे पहाड़ी दरिया हैं और इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पुलिसिंग है, वहाँ पे आर्मी की पेट्रोलिंग है, ये सुरंगें बनाना क्या पॉसिबल भी है या ये एक और सिर्फ एक मिथ क्रिएट की जा रही है? देखते रहे वॉइस ऑफ पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। मेरा नाम है फराज अली खान और हमारे साथ हैं प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान साहब। एंड डिबेट बहुत मज़े की हो रही है इस वक्त और हम बात कर रहे हैं कश्मीर पे और बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। सर, हम रिसेंटली देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया में एक दोबारा से उन्होंने एक नैरेटिव पकाया जा रहा है और दे कुकिंग समथिंग अगेन, और वो ये कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर तक सुरंगें खोदी गई हैं और वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसीजर है और हम उन आतंकवादियों को ढूंढ लेते हैं उन सुरंगों से। इज़ इट पॉसिबल इस पूरे ट्रेन के अंदर वो पहाड़ी इलाका, बीच में दरिया और फिर जितने ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं जम्मू कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में लोग, जब हम बात करते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर की, इज़ इट पॉसिबल कि वहाँ पे सुरंगें खोदी जा सकें? अगर वहाँ सुरंगें हैं तो वो हिंदुस्तान की काबिज़ अफवाज ने ख़ुद बनाई होंगी और उसके इल्ज़ाम जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के ऊपर धर दिया होगा। कश्मीरियों का दुश्मन जो है या जो काबिज़ है, जो साम्राज्य क़ुव्वत है जिसने उसे नौआबादी बनाया हुआ है, वो एक बहुत ही झूठा और मक्कार दुश्मन है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, और ख़ास तौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, इसलिए कि कुछ अर्सा पहले जो है जब कोविड-19 हुआ था तो इन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया था कि पाकिस्तान ने कोविड के बहुत से पेशेंट जो हैं वो आज़ाद कश्मीर में धकेल दिए और आज़ाद कश्मीर के लोग उनके साथ मिलकर ये कोविड के पेशेंट्स जो हैं पहाड़ियाँ सर कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं और उसके बाद जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करेंगे। उन्होंने बाज़-औक़ात ये भी कहा, उनके पास ये घड़ाई जो है फिगर्स होती हैं, आदाद शुमार होते हैं, उनका कि जनाब ये कोई तकरीबन 500 के करीब लोग आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म बन चुके हैं और ये कोई पिछले 15-20 साल से 9/11 के बाद ये दोहरा रहे हैं। अच्छा, कोई पहाड़ पे कोविड-19 का पेशेंट चढ़ सकता है? अच्छा, दूसरे ये है कि इन्होंने एक बाड़ बनाई हुई है। बाड़ जो है वो तकरीबन 12 फुट ऊंची है, 2 तहें हैं उसकी, बार्ब्ड वायर है, उसके बाद उसके थर्मल इमेजिंग है, रिमोट सेंसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से देख रहे हैं। परिंदा और जानवर जो है उसके करीब आता है वो जल जाता है जब उन्होंने इलेक्ट्रीफाई किया हुआ है। कुछ जगहें खाली हैं और वो नाकाबिले अबूर हैं, इनएक्सेसिबल है, तो इसलिए ये झूठ बोलते हैं। और दूसरे ये है कि अगर कोई हमारा जो शख्स उस तरफ चला जाए तो पूरा हिंदुस्तान ढोल पीटेगा कि जनाब ये आ गया है, इसका ये नाम है, इसका ये पता है आज़ाद कश्मीर के किस इलाके से। आपको याद आ रहा है पिछले 5 साल में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो, को उन्होंने रिपोर्ट किया हो, जो उनके अपने सिक्योरिटी कमांडर्स हैं काबिज़ अफवाज के और जो उनके जो पुलिस है, वो लोग तो फ़ख्रिया अंदाज में कहते हैं कि हमने लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको सील कर दिया है, अब कोई आ ही नहीं सकता। कभी कोई इक्का दुक्का आदमी आ गया तो हम उसे हिंटरलैंड में न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। झूठ है, यानी सुरंगें वगैरह कुछ नहीं है, वो सुरंगें जवाज़ हैं। और नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, मतलब ये है जो जर्मनी में जो गोएबल्स था कि भाई झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग यकीन करने लगें, क्योंकि हर आदमी के पास वक्त नहीं होता। अगर आप उसे बहुत फैला दें ज़राए इब्लाग से तो लोगों के पास वक्त नहीं होता।
मानना शुरू कर देते हैं झूठ को। ये इनकी तकनीक है। आपने अभी देखा कि उनका चेहरा जो है ब्रसल्स में बेनकाब हुआ, वहाँ 750 के करीब इन्होंने जाली अकाउंट्स खोले हुए थे, और उसका क्या निशाना क्या था? पाकिस्तान और कश्मीर। सर जो है मतलब 750 अकाउंट्स जो है यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को इंगेज करने के लिए, उसके बाद जो है तो इनका एक घिनौना नेटवर्क था। दोबारा मैं ये कहूँगा कि ये तो संगीन तरीन जराइम का मरतकब है हिंदुस्तान। सवाल ये पैदा होता है कि जवाबदेही क्यों नहीं हो रही? तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है, उसके लिए हमें न सिर्फ अपनी क़ुव्वतें मुज्तमा करनी है बल्कि दुनिया को मोबिलाइज़ करना है। That's what the challenge is. And I think recently things have been moving on. चीज़ें कुछ बेहतर तरीके से मूव कर रही हैं। सर एक और सवाल यहाँ पे पैदा होता है, हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। वो ये कि हमने देखा कि एक फार्मर मूवमेंट वहाँ पे शुरू हुई। हमने देखा दलित्स जो हैं वो अपने राइट्स के लिए खड़े होना शुरू हो गए वहाँ पे, जो हम इंडिया में पहले नहीं देख रहे थे। लेकिन अब जो माइनॉरिटीज़ हैं जो वहाँ पे पिसी हुई हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने राइट्स के लिए खड़ी हो रही हैं। अब डू यू थिंक दिस इज़ व्हाट दे हैव टेकन पेज आउट ऑफ कश्मीर्स बुक कि ये अगर लड़ सकते हैं, अगर ये अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकते हैं, झुक नहीं सकते, तो हम क्यों झुक रहे हैं? और वो सारी की सारी जो एक स्ट्रगल कश्मीर की है वो इंटरप्रेट हुई, वो जो एक वाइब्रेंट स्ट्रगल है वहाँ पे, वो सारी के सारी देव टेकन अ लीफ आउट ऑफ इट। और अब जो दलित्स हैं वो भी निकल रहे हैं, रोडों पे आ रहे हैं, वो CAA का उनका कानून है उसके ख़िलाफ़ आ जाते हैं लोग। या अब हम फार्मर्स को देख रहे हैं, दे फॉर्मिंग अ वॉल, पूरी दिल्ली को उन्होंने सीज किया हुआ है। और हमने रेड फोर्ट पे देखा रिसेंटली जो एक इंडियन फ्लैग था जहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ने खड़े होकर कहा था कि जी मैं कश्मीर ले लूँगा, और इस रिपब्लिक डे पे वो वहाँ पे स्पीच ही नहीं कर सके और बजाय कश्मीर के उनका अपना फ्लैग उतर के वहाँ पे किसानों का फ्लैग लग गया। हाउ डू यू लुक एट दैट? मैं कहूँगा ये नविश्ता दीवार है हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के इंतहा पसंद हुक्मरानों के लिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हिंदुस्तान ने जारहाना इक़दाम किए मखसूसा जम्मू कश्मीर में और कैसे कश्मीर का मुहासरा किया, तो उस वक्त लोगों ने ये कहा था कि हिंदुस्तान इस तरीके से दंदनाता हुआ कश्मीर में आया है, कश्मीर पूरा हिंदुस्तान कश्मीर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ इस तरीके से आप हुकूक पामाल कर रहे हैं तो बाकी शहरी भी उठेंगे, क्योंकि बाकी शहरी भी हिंदुस्तान के शहरी जो है वो कुचले जा रहे हैं। वो सिख हों, दलित हों, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट के हों, तमिल्स हों, साउथ के जो लोग हैं वो शाकी हैं, जो मगरबी इलाकों के लोग हैं वो खुश नहीं हैं। ये जो एक इन्होंने जो ब्राह्मणों की एक अशराफिया बनाई हुई है और इसका फ़लसफ़ा हयात लोगों के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं एक मजहबी बरतरी की बुनियाद के ऊपर, ये नहीं चल सकेगा। क्योंकि वहाँ जो है कोई 1.3 अरब शहरी हैं, तो वो कैसे इस पागल फ़लसफ़े को जो है वो कबूल करेंगे। तो इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैंने कल कहीं किसी टेलीविज़न प्रोग्राम में कहा कि मसनूई रियासत है, जोड़ा था सेक्युलरिज़म से, सेक्युलरिज़म को छोड़ दिया, अब क्या चीज़ इस रियासत को जोड़ेगी? ये जो इनका पागलपन, इनका तशद्दुद, इनकी हुक्मरान जमात की जो इंतहा पसंदी, और इससे तो नहीं जुड़ सकेगी ना रियासत। तो ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा मुआजना किया कि ये लाल किले से नरेंद्र मोदी ललकार के पाकिस्तान को ये कहते थे कि जनाब हम जो है बलूचिस्तान में क्या करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में किस किस्म के शैतानी इक़दाम करेंगे पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए। वहीं वो झंडा उतरा है हिंदुस्तान का तिरंगा, और सिखों ने अपना झंडा वहाँ गाड़ा है। अच्छा, दूसरा ये है कि सिख जो हैं, हम जो इसको पंजाब को, मशरक़ी पंजाब को हिंदुस्तान का हिस्सा समझते हैं, और हम कहते हैं कि जो मखबूजा जम्मू कश्मीर है ये मुतनाज़ा इलाक़ा है। हम ये नहीं कहते कि जनाब जो मशरक़ी पंजाब है वो मुतनाज़ा इलाक़ा है, लेकिन हिंदुस्तान ने उसे अपने जुल्म व सितम के ज़रिए मुतनाज़ा बनाया है। आप बाहर जाएँ, दुनिया में जो सिख हैं दुनिया में बहुत जगहों पे आबाद हैं, जब आपसे गुफ्तगू करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें अलहदा वतन चाहिए। और वहाँ जो है, मैंने सुना है, मैंने ख़ुद देखा नहीं, तस्दीक नहीं कर सकता, कि वहाँ खालिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। क्यों? इसलिए कि जुल्म की तमाम हदूद भारतीय जनता पार्टी पार कर चुकी है। ये भयानक चेहरा जिसे हम हिंदुत्व कहते हैं, ये फस्तायत से बदतर एक फ़लसफ़ा है जो न सिर्फ पूरे के पूरे
जनूबी एशिया को आग के अलाव में झोंक देगा, बल्कि इससे सारी दुनिया भी मुतासर होगी। जैसे यू थिंक दैट एक ओपिनियन ये भी एक कहा जाता है कि जी जो 1930s और 40s में इंडिया के अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस था, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान ने जन्म लिया, एक दफ़ा दोबारा वो आइडेंटिटी क्राइसिस जो है एक अरूज पे है इंडिया में इस वक्त। तो डू यू थिंक दैट कि वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है जिस वजह से सारे के सारे अब निकल के दे वांट देयर राइट्स, दे वांट देयर आइडेंटिटी? देखिए, दो नज़रिए थे। एक जो है 19वीं सदी के आखिर में ख़ुद सर सैयद ने महसूस कर लिया था कि मुसलमान जो है मुत्तहिदा हिंदुस्तान में गैर महफूज होंगे, लिहाजा उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, उन्होंने तालीम का रास्ता इख्तियार किया। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कांग्रेस के लीडर थे उससे अलहदा हुए, और ज़ीरक लीडर थे, ज़हीन लीडर थे, और उनके जो दूसरे साथी थे वो भी इस नतीजे पर पहुँचे कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, ये मक्कारी से काम ले रही है। वो ये कह रही है कि जी तमाम शहरी बराबर होंगे, और उनके पास तो इतनी बड़ी रियासत ही नहीं थी हिंदुस्तान के पास। ये तो या तो मुगलिया हुक्मरानों ने दी थी उसकी जो जोग्राफियाई हदूद हैं, या फिर अंग्रेज़ जो है अपनी नौआबादी जो उसने तोसी की थी, तो उसके बाद जो है ये उस वक्त जो गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान उनके हवाले कर रहे थे। तो कांग्रेस ने कहा कि इस मक्कारी से इसे ले लो, पूरे के पूरे हिंदुस्तान को। शायद उसमें कुछ मुखलिस भी हुए हों, उनके रहनुमा मुखलिस हुए हों, लेकिन उनको कदम कदम के ऊपर मुश्किलात थी। मसलन जब भी महात्मा गांधी ने कभी कोशिश की कि किसी तरीके से जनाब मुसलमानों के साथ बराबरी का सलूक किया जाए, तो वहाँ से बल्कि वो मारे इस वजह से गए कि मतलब जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदमी था जिसने उनको गोली मारी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक सोशलिस्ट था, शायद वो इसके ऊपर यकीन रखते हो, लेकिन उनके जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया था, मैं उनकी नीयत पे भी शुबा करता हूँ। ख़ुद जो है गांधी ने ये कहा था कि जब जहाज़ गए हैं तो उनकी गड़गड़ाहट से मेरा दिल मुतमईन हुआ, जब जहाज़ दिल्ली से उड़े हैं कश्मीर पर कब्ज़ा करने के लिए। तो मतलब ये है कि हमें तारीख़ को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने बिल्कुल कहा है कि वो जो एक डायलेक्टिक्स हिंदुस्तान में गुज़श्ता सदी में जिसका आगाज़ हुआ था, और वो डायलेक्टिक्स क्या है, उसमें एक जो थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नुक्ता नज़र या नज़रिया था। उन्होंने हिटलर के साथ मुमासलत वाला नज़रिया इख्तियार किया, और उन्होंने ये कहा कि ये हिंदुस्तानियों का देश है, बाकी जो लोग हैं यानी मतलब पूरे का पूरा जनूबी एशिया जो है हिंदुस्तानियों का देश है, हिंदुओं का देश है, जो या तो बाहर से आए हुए हैं या यहाँ जो है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया हुआ है या ईसाईयत कबूल किए हुए, इनको वापस लाना है घर, और दूसरे जो हैं यानी मतलब उनको दोबारा हिंदू मत में शामिल करना है, और जो दूसरे उनको या निकालना है या उनको दूसरे दर्जे के शहरी बनाना है। ये उन्होंने बिल्कुल वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया था। जिस तरीके से हिटलर ने शुरू किया, उसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए, उसने नूरनबर्ग लॉज बनाए, जिसके तहत उन्होंने दूसरे दर्जे के शहरी जो है तीसरे दर्जे के शहरी जो है वो बता दिए थे। इनका ये ख्याल था कि हिंदुस्तान जो है वो पवित्र नहीं होगा अगर ये लोग जो हैं, ये मलीच लोग जो हैं ये मौजूद होंगे। तो उस वजह से उन्होंने ये अच्छा दूसरा ये था कि सेक्युलरिज्म से जोड़ेंगे। अब जो इस वक्त खौफनाक चेहरा भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उनकी जो दूसरी हलीफ इंतहा पसंद जमातें हैं उनसे जो सामने आया है, वो बिल्कुल वही फ़लसफ़ा है जो उनका 20s और 30s का था, यानी फैशिस्ट, स्वास्टिका, उसके अलावा सारे के सारे सिंबल्स जो हैं वो नाट्सिज्म के, वही कि जनाब नस्ली बरतरी, वही कि जनाब ये वो कोई मजहबी बरतरी। तो कहने का मतलब ये है कि वो तसादुम जो है इस तरह से आया है, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो ख़दशा था वो इस तरीके से ज़हूर पजीर हुआ है कि जो सेक्युलरिस्ट थे उनको तो धकेल दिया पीछे। कांग्रेस जो है वो माफिया मांगती है और वजाहतें करती फिरती है, और वो भी जो है हिंदू वोट के लिए जो है ललचाई नज़रों से देखते रहते हैं और इनके इंतहा पसंद एजेंडे का किसी न किसी तरीके से साथ देते हैं। लेकिन ये भी खबर है, ये मैंने किसी एक टेलीविज़न प्रोग्राम में ये कहा था कि जो आरएसएस है जिसके 60 लाख के करीब मेंबर्स हैं, उसने ये सारे मेंबर्स जो है ये दूसरी जमातों में भेजने शुरू कर दिए हैं ताकि उनका नुक्ता नज़र तब्दील किया जा सके, या उनको सिविल सर्विस में जो है भेज रहे हैं या अफवाज में भेज रहे हैं,
अपनी सियासी जमात जो है उसमें मुख्तलिफ़ हलकों में उनको भेज रहे हैं, ताकि ये सोच जो है पूरे हिंदुस्तान की सोच हो और इस तरीके से वो अपना गलबा मुस्तकिल कर सकें। अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक पे से वापस आके हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे कि कश्मीर में हो क्या रहा है और भारत किस तरह आइसोलेट हो रहा है। इसमें आई वुड जस्ट ऐड वन थिंग, अर्नब गोस्वामी साहब जो इनके फादर जो हैं, ही वाज बीजेपी के अंदर थे, ये आरएसएस के थे। इनकी मदर जो थी वो पोइट्री लिखती थी फॉर आरएसएस। इनके जो चैनल के रिपब्लिक चैनल के जो मेन इन्वेस्टर्स हैं, दे ऑल बिलोंग टू आरएसएस। तो आपकी बात जो है इधर से भी इंडोस्ड होती है कि दे इवन इन मीडिया देर इंजेक्टिंग पीपल। तो यू एग्री विद दिस कि इंडिया में एक दफ़ा फिर से दोबारा से जो 1920s 30s के अंदर एक आइडेंटिटी क्राइसिस था, वो एक दफ़ा दोबारा से आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ जाना शुरू हो गया भारत, और यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग इन नियर फ्यूचर। सो इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हम देखते हैं कि अब AJK की गवर्नमेंट जो है, उसकी लीडरशिप आप हो गए काफ़ी वाइब्रेंट तरीके से, विदाउट थिंकिंग अबाउट द साइज़ आप इंडिया को बार बार ललकारते हैं, बीजेपी को ललकारते हैं, और एक बड़ा वाइब्रेंट तरीके से इंटरनेशनल मीडिया पे भी नज़र आना शुरू हो गए। PM ओली साहब जो नेपाल के हैं, उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू दिया, और हम देखते हैं कि पिछले 1.5 साल के अंदर नेपाल का स्टांस बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। एक वो अग्रेसिव, या एक वो एटलीस्ट दे हैव स्टूड फॉर देयर राइट्स। और रीसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई बड़ी रियासत नहीं है, वो बड़े PM नहीं है, वो भी इलेक्टेड PM है, मैं भी इलेक्टेड PM हूँ, और 2 PMs बैठ के बात करेंगे आपस में, 2 सॉवरेन स्टेट्स बैठ के बात करेंगी। डू यू थिंक ये जो आज़ाद कश्मीर की एक गवर्नमेंट का नरेटिव है, एक फुट स्टैंड है, और एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से, ब्रेव तरीके से बीजेपी को बार बार ललकारना, दिस इज़ व्हाट नेपाल हैज़ रेप्लिकेटेड नाउ, और उन्होंने देखा अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं? नेपाल ने खुद से किया, उसकी एक लंबी तारीख़ है। हिंदुस्तान ने नेपाल की रियासत को ग़ुलाम रियासत बनाने की कोशिश की है। इसी तरीके से भूटान को जो है वो समझता है कि हिंदुस्तान का हिस्सा है, और जो इनका फॉरेन सेक्रेटरी है या फॉरेन मिनिस्टर है, वो इनको जाके धमकियां देते हैं काठमांडू में। श्रीलंका को जो है इन्होंने दबाने की कोशिश की है। मालदीव्स जो है वो समझते हैं इनकी जेब में है। बांग्लादेश जहाँ इनके अच्छे ताल्लुकात थे हसीना वाजद से, वो ख़राब कर दिए हैं गालम गलोच से, और उसके बाद जो इन्होंने उनके ख़िलाफ़, बंगालियों के ख़िलाफ़ जो इक़दाम किए, मुसलमान बंगालियों के ख़िलाफ़ इक़दाम किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने ये अक्सर ये कहा है कि हिंदुस्तान ने इस वक्त 3 जंगें छेड़ी हुई हैं। ये शदीद तरीन जंग जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में है। 9 लाख फ़ौजी को, यानी दूसरी जंग अज़ीम के बाद अब तक दुनिया के किसी हिस्से में इतना बड़ा फ़ौजों का जमाव नहीं रहा। ये एक वॉर है, ठीक है ना जी। दूसरी जंग जो है उन्होंने अपने शहरियों के ख़िलाफ़ छेड़ी हुई है, जिसका हमने तफसील से ज़िक्र किया। और तीसरी जंग जो है, तीसरी अलगार जो है वो अपने हमसाया ममालिक के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान जो है उनका पहला निशाना, उसके बाद सारे के सारे चीन के साथ उन्होंने झगड़ा किया और मुँह की खानी पड़ी, तसादुम किया और मुँह की खानी पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि वो समझते हैं, इसकी वैसे कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि आप हमसाए, चंद हमसायों को तो अपने साथ मिला के रखते हैं ना। अब उनकी दोस्ती हो गई है वाशिंगटन से, तो वो समझते हैं कि इस ज़रा बख्तर को पहन के वो सब लोगों को कुचल डालेंगे, उसमें हमसाए सारे के शामिल। अगर हमसाए जो है आपके सामने सजदा रेज़ नहीं होते तो फिर वो काबिल गिरफ्त हैं और काबिल ताज़ीर है। तो इसलिए ये है कि ये जो इसका हम इसे कहते रहें, मतलब हिंदुस्तान के हिजाब-ए-नस्म की बात जो है, ये उसकी जो बालादस्ती की ख्वाहिश है, ये हम पिछली सदी में भी कहते रहे हैं, मतलब 90 की दिहाई में या उससे पहले। लेकिन अब उसका अंदाज़ बदल चुका है, क्योंकि अब जो है वो सिर्फ़ हिजाब-ए-नस्म जो है वो डिप्लोमेटिक अंदाज में नहीं है, वो हिजाब-ए-नस्म के लिए जो है फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये है कि तशद्दुद और वायलेंस इस्तेमाल कर रहे हैं मुल्क के अंदर, कश्मीर में और नेबरहुड में। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे। यू हैव बीन अ वेटरन डिप्लोमेट, आप मंझे हुए ब्यूरोक्रेट हैं, आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्यूरोक्रेसी को भी देखा करीब से, हर हुकूमत को। जो इंडिया में इस वक्त हालात हैं, जो वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, दे मूविंग वेरी फास्ट टूवर्ड्स सिविल वॉर, और एक वो राइट्स, आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं। इंटरनेशनल फोरम्स पे उनको बार बार डिसइंफो लैब ले लें आप, चाहे ब्रिटिश पार्लियामेंट ले लें, UN के डिफरेंट सेशंस हैं, वहाँ पे उनको
बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। इफ़ एज अ डिप्लोमेट, एज अ ब्यूरोक्रेट, अगर आप बात करते हैं अपने एक्सपीरियंस को रख के, वहाँ पे जो इंडिया में ब्यूरोक्रेसी होगी इस वक्त, वहाँ पे इंडिया के जो डिप्लोमेट्स हैं, डू यू थिंक दे वुड बी वरीड, या वो क्या सोच रहे होंगे इस चीज़ को, कि उस चीज़ को डिफेंड करना है जो ठीक नहीं है? नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ की जो डिप्लोमेट्स हैं या ब्यूरोक्रेसी है, सिविल सर्विस जो है, वो बहुत खौफज़दा है। और अगर कोई हक़ की बात होगी तो उनके दिल में होगी, और उनके अमली इक़दामात में उसका कोई झलक मौजूद नहीं है। तो इसलिए ये है कि इस वक्त मैं फिर ये कहूँगा कि अलमिया ये है कि इन तमाम जराइम के बावजूद भारत की हुकूमत को क्यों छूट दी जा रही है कि वो इस पूरे इलाके को इस तरीके से तबाही से हमकिनार करे। तो ये बड़ा मसला है। और दूसरा ये मैं कहूँगा कि भारत की जवाबदेही या भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही तो ज़रूर होगी। आप ये देखिए कि हिटलर और मुसोलिनी जो है वो, या उनके जो दूसरे जो सहूलतकार थे या उनके जो मददगार थे, वो क्यों नुरम्बर्ग ट्राइब्यूनल्स में गए थे? तो ये तो कानून की किताबों में लिखा हुआ है, जो उस वक्त बनाए गए थे ट्राइब्यूनल्स, या उसके बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर या जो भी क़वानीन बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं जो उन्होंने इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का इर्तिकाब किया। तो इस वक्त जो है, जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के इर्तिकाब की जो ओपन मार्केट है वो हिंदुस्तान में है। यानी एक जुमा बाज़ार लगा हुआ है वहाँ जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम का। सर, लास्ट एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द इंडियन नेशन? मोदी साहब को आप कोई मैसेज देना चाहते हो सॉलिडारिटी डे पे? उनको बताना चाहते हो आप कि हम कश्मीर के साथ खड़े हुए हैं, गवर्नमेंट खड़ी है पाकिस्तान की? देखिए, दो पैगामात मैं देना चाहता हूँ। एक जो है जम्मू और कश्मीर के लोगों को, एक मैं उन्हें सलाम पेश करना चाहता हूँ कि इतने मुश्किल हालात में जब उनके ऊपर क़यामत टूटी हुई है, दुनिया में कहीं भी 9 लाख फ़ौजी नहीं है, वो इतने हौसले के साथ, इतने एतमाद के साथ, इतनी इस्तकामत के साथ इस फ़ौज का बग़ैर हथियारों के मुकाबला कर रहे हैं। कोई कुमक नहीं है असलाह की या इंसानी शक्ल में, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं। सलाम है कश्मीर के बहादुर आवाम को। और दूसरे ये है कि मैं उन माँओं बहनों का दुख बांटना चाहता हूँ जो अपने सामने ये जुल्म सितम होते देख रही हैं। दूसरे में इसमें मैसेज यही है, इसी पहले पैगाम में, कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है, पाकिस्तानी और कश्मीरी जहाँ भी हैं आपके साथ खड़े हैं, और हम भी आखिरी सांस तक इस जद्दोजहद में शरीक हैं और किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी और उसके साथियों और हवारियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि नफ़रत का फ़लसफ़ा जो है उन्हें तबाही के धाने पे तो खड़ा कर सकता है और तबाही के आतिशफ़शा में तो धकेल सकता है, उन्हें कामयाबी से हमकिनार नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि उन तमाम जो है हिंदुस्तान के उन शहरियों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ जिन्होंने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की है। यानी वहाँ की जो गैर हुकूमती तंजीमें हैं, वहाँ की जो उसके बाद ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जो बाआवाज़ बुलंद बैक ज़बान ये कहा है कि हिंदुस्तान के ये इक़दामात जारहाना हैं कश्मीर के ख़िलाफ़, और ख़ुद हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि उनके लिए भी हालात बहुत मुश्किल हैं, लेकिन वो डट गए इंसानियत की खातिर और इंसानियत के एहतराम की खातिर। मिस्टर प्रेसिडेंट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और आपके साथ प्रोग्राम करके इट वाज़ अ प्लेजर। हमेशा की तरह अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और काफ़ी सारी चीज़ों को जो इंसाइट होती है दैट यू गिव अस अगेन। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़राज़ अली ख़ान को देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तान।